नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान सामने आया है और हरियाणा सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। जिस तरीके से एमएसपी को लेकर उन्होंने कई बातें कही कि सरकार ने जो एमएसपी मांग को लेकर बड़ी चीजें रखी हैं, उसको लेकर उनका गुस्सा फूटा है। सुनाते हैं क्या कुछ कहना है किसान नेता से। बोल रहा हूँ। जो नायब साहनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जिनका बयान आए हुए अभी 2 दिन हो गए, वो 24 फसलों का बोल रहे हैं अभी मैं एमएसपी दूंगा। ये मुझे लगता हास्यहीना बयान है। एक दो उनका जो राजकीय वित्तीय कोष है, उसमें से कोई हमें प्रावधान नहीं नज़र आया कि उन्होंने कोई वित्त का प्रावधान किया है कि वो फसल कैसे खरीदेंगे। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो अभी तो धान की कटाई में काफ़ी समय बाकी है, बहुत सी फसलें अभी तो मंडी में है ही नहीं। अक्टूबर में हरियाणा के चुनाव हो जाएंगे, आगे की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो हरियाणा के किसान मजदूर ने फैसला करना है। तो मुझे लगता उनका बयान इलेक्शन को ध्यान में रख कर दिया गया है और उस बयान में कोई सच्चाई है ही नहीं। जिस तरह से देखा जाए तो कोई भी इस तरह का बयान जो असत्य हो, ऐसा बयान किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए। कल खेतीबाड़ी मंत्री जी ने राज्यसभा में कहा कि हम किसानों से बात करके मसलों का हल करेंगे। अच्छी बात है, किसान भी बातचीत से मसलों का हल चाहते हैं, लेकिन जो हमें लग रहा है केंद्र की नीयत और नीति में बहुत फ़र्क है, अंतर है। वह मसलों का हल नहीं करना चाहता और लगातार हरियाणा का बॉर्डर बंद करके जो पंजाब हरियाणा के व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, आम जनता, उनको तंग करना चाहता है। तो अच्छी बात होगी अगर सरकार बातचीत का रास्ता खोलेगी तो। धन्यवाद। जो नायब साहनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जिनका बयान आए हुए अभी 2 दिन हो गए, वो 24 फसलों का बोल रहे हैं अभी मैं एमएसपी दूंगा। ये मुझे लगता हास्यहीना बयान है। एक दो उनका जो राजकीय वित्तीय कोष है, उसमें से कोई हमें प्रावधान नहीं नज़र आया कि उन्होंने कोई वित्त का प्रावधान किया है कि वो फसल कैसे खरीदेंगे। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो अभी तो धान की कटाई में काफ़ी समय बाकी है, बहुत सी फसलें अभी तो मंडी में है ही नहीं। अक्टूबर में हरियाणा के चुनाव हो जाएंगे, आगे की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो हरियाणा के किसान मजदूर ने फैसला करना है। तो मुझे लगता उनका बयान इलेक्शन को ध्यान में रख कर दिया गया है और उस बयान में कोई सच्चाई है ही नहीं। जिस तरह से देखा जाए तो कोई भी इस तरह का बयान जो असत्य हो, ऐसा बयान किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए। कल खेतीबाड़ी मंत्री जी ने राज्यसभा में कहा कि हम किसानों से बात करके मसलों का हल करेंगे। अच्छी बात है, किसान भी बातचीत से मसलों का हल चाहते हैं, लेकिन जो हमें लग रहा है केंद्र की नीयत और नीति में बहुत फ़र्क है, अंतर है। वह मसलों का हल नहीं करना चाहता और लगातार हरियाणा का बॉर्डर बंद करके जो पंजाब हरियाणा के व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, आम जनता, उनको तंग करना चाहता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि किसान लोन पर शिवराज सिंह चौहान के बयान को दिग्विजय सिंह ने झूठा बताया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के आरोप का जवाब दिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को कर्ज माफी के मुद्दे पर घेरा, वहीं दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को झूठा करार दिया है। सुनाते हैं आपको उनका बयान। को मैं वर्षों से जानता हूं।
वो एक आदत से लाचार है, झूठ बोलने के आदी हैं। मध्य प्रदेश में धक गया, लेकिन अब वो केंद्र के कृषि मंत्री हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी के ग्राम जैत, जिला सीहोर के रिश्तेदारों का कर्जा माफ हुआ और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कृषि मंत्री का यह बयान आया कि हाँ, कांग्रेस के राज्य में कर्जा माफ हुआ। लेकिन सदन में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को जो मौका मिला था उसमें उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। ये असत्य है और उसका प्रमाण हमारे पास है और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है मैं कल तक आपके पास। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी खबर का। बता दें कि लोकसभा में आज शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा से जुड़े मुद्दों पर बड़े ऐलान किए और कई बातें कही। दिखाते हैं आपको क्या कुछ ऐलान उनके द्वारा किए गए हैं। का मैं आदर करता हूं, लेकिन ऐसा उत्तर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य में कैसा उत्तर दूं। लेकिन किसान समझदार है और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष। उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन पूर्ववर्ती जो फसल बीमा योजनाएं थी उनमें कई तरह की कठिनाइयां थी। अनेकों फसल बीमा योजना उधर की सरकार भी लाई थी। आज बहुत सारे प्रश्न हैं इस पे, तो आप बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल माननीय सदस्य नहीं, किसान भी जानना चाहते हैं। कई फसल बीमा योजनाएं थी, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसानों के लिए उच्च प्रीमियम थे जो दे नहीं पाता था, अपर्याप्त दावे थे, बीमित राशि कम मिलती थी, दावों के निपटान में विलंब होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को, किसान संगठनों को कई तरह की आपत्तियां थी। मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए। और केवल मैं इतना बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह फसल बीमा योजना आई, आप तुलना करके देख लीजिए। पहले आवेदन केवल आते थे 3 करोड़ 51 लाख, लेकिन अब आवेदन आए हैं 8 करोड़ 69 लाख, क्योंकि भरोसा है किसानों को। नॉन लोनी गैर ऋणी किसान पहले, क्योंकि किसानों को समझ में आ रही है, केवल 20 लाख आवेदन आते थे जब इनकी सरकार थी, अब आए हैं 5 करोड़ 48 लाख कुल किसान आवेदन। जब उधर की सरकार थी 3 करोड़ 71 लाख, अब आए हैं 14 करोड़ 17 लाख और सकल बीमित राशि बढ़ के हो गई है 2 करोड़ 71,295 करोड़। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहानी नहीं है, सच्चाई है। 32,440 करोड़ रुपया प्रीमियम किसानों ने दिया है और 1,64,000 करोड़ रुपया उनको क्लेम दिया गया है इस फसल बीमा योजना के माध्यम से। जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय, भाइयों का भी ख्याल है भाई, इसलिए तो मामा हूं। आपको जानकारी देना चाहता हूं माननीय सदस्य, अगर नेचुरल कारण से फसल खराब होती है तो वो पूरी की पूरी कवर्ड है और किसान को उसका लाभ मिलता है और बटाईदारों का भी कवरेज है।
राज्य सरकार के सर्टिफिकेट के आधार पर, इसलिए चिंता मत कीजिए। अगर राज्य सरकार सर्टिफाइड करती है तो हम बटाईदारों को भी कवर करते हैं और उनको भी इस योजना में सम्मिलित करते हैं। जो दे नहीं पाता था, अपर्याप्त दावे थे, बीमित राशि कम मिलती थी, दावों के निपटान में विलंब होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को, किसान संगठनों को कई तरह की आपत्तियां थी। मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए। और केवल मैं इतना बताना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह फसल बीमा योजना आई, आप तुलना करके देख लीजिए। पहले आवेदन केवल आते थे 3,51,00,000, लेकिन अब आवेदन आए हैं 8,69,00,000, क्योंकि भरोसा है किसानों को। नॉन लोनी गैर ऋणी किसान, पहले क्योंकि किसानों को समझ में आ रही है, केवल 20 लाख आवेदन आते थे जब इनकी सरकार थी, अब आए हैं 5,48,00,000 कुल किसान आवेदन। जब उधर की सरकार थी 3,71,00,000, अब आए हैं 14,17,00,000 और सकल बीमित राशि बढ़ के हो गई है 2,71,295 करोड़। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहानी नहीं है, सच्चाई है। 32,440 करोड़ रुपया। लगातार किसानों का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान के सीकर के सांसद अमरा राम ने संसद किसानों के लिए दूध को लेकर लाभकारी दाम, उन्होंने लोकसभा में कहा कि आज की राजनीति किसान को मार रही है और एमएसपी की मांग की है। सुनाते हैं क्या कुछ कहना उनके द्वारा। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी पे चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। राजस्थान पशुपालन में अग्रणीय राज्यों में है, जहां विशेष तौर से जो गाय का है, निश्चित रूप से राजस्थान की जो बछड़ों की मेले लगते थे, जिसमें हजारों करोड़ रुपया राजस्थान के किसान को मिलता था। बछड़ों पे पाबंदी लगा करके गाय, बछड़ा और पालने वाले किसान तीनों को मारने का काम मैं समझता हूँ इस राजनीति ने किया है। जहाँ तक दूध का सवाल है, दूध बहुत ही सबसे अधिक दूध पैदा करने वाले राज्यों में राजस्थान आता है। निश्चित रूप से उस किसान को उसकी लागत का दूध की कीमत नहीं मिलती, इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री और सरकार से निवेदन है कि उसका लाभकारी मूल्य तय करने का काम सरकार जब तक नहीं करेगी और जब तक उसके जो फोडर की कीमतें लगातार जो इस तरह से बढ़ रही है और दूध की कीमत नहीं बढ़ रही है, इसलिए वो हतोत्साहित किसान, जिसमें आमदनी में 35% खेती के अलावा पशुपालन से और दूध से जो इनकम राजस्थान के और देश के किसान की होती है, उसमें नुकसान होगा। जहाँ तक सवाल है, सबसे बड़ी इस दूध में जो दूध और केमिकल प्रोडक्ट, जो दूध प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पनीर हो, चाहे मावा हो, बहुत बड़ी संख्या में केमिकल दूध और दूध उत्पाद मावा और ऐसी चीज़ें बन रही है। उनको रोकने के लिए सबसे बड़ी कोशिश करने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार को भी, क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन की जो जांच की है वो संभाग मुख्यालय पे भी आज की तारीख में लैब नहीं है, इसलिए वो लैब की व्यवस्था करें और निश्चित रूप से इसको किसान को, इस पशुपालक को बचाने के लिए जो आयात पे टैक्स है, दूध और दूध उत्पाद पे आयात टैक्स है, निश्चित रूप से उसको बढ़ाने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ राजस्थान और देश के किसानों को इसमें आगे बढ़ाया जा सकता है। जहाँ राजस्थान में भेड़ और बकरी का भी पालन शायद देश में सबसे अग्रणीय राज्यों में है, लेकिन एक तो उसका जो बिक्री में है, निश्चित रूप से माइनॉरिटी के मुसलमान उसके व्यापारी हैं और पशु क्रूरता के नाम से
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं कि रुक-रुक कर बारिश का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगले आने वाले जो दिन होंगे लगभग 3 से 4 दिन वहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी के द्वारा। अधिकांश राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी हैं, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में। कुछ राज्यों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 6 से लेकर 8 अगस्त के बीच दिल्ली में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का जो तापमान है वो 31 से लेकर 34 डिग्री रह सकता है। वहीं बारिश का जो सिलसिला है, हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि गुजरात, दक्षिण राजस्थान समेत कई जगह पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात में बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश अच्छी खासी हो सकती है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।